Now, ahead towards the session of Dr. Vivek Kushwaha sir. Please join me in welcoming Dr. Vivek Kushwaha sir, who is the Director of IPS Academy, Institute of Business Management and Research, Indore. Before inviting Director sir for this session, I would like to give a brief introduction about him. Dr. Vivek Kushwaha sir is a Director of Institute of Business Management and Research, IPS Academy, Indore. He is having a experience of 24 years in teaching, research, administration, along with the industry. He did his MBA with dual specialization in finance and marketing from Pune University, and he is a PhD in economics from Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore. He has written 49 research papers that includes national as well as international publications. Sir is currently also monitoring 8 PhD scholars, and 22 scholars have successfully completed their doctorate under his guidance. Let's welcome Dr. Vivek Kushwaha sir on a stage with a huge round of applause. Honorable जनक पलटा मैम, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात हो और इंदौर का भाग्य है कि आपने यहाँ पे जो कार्य किए हैं, जो आपकी रिकग्निशन है नेशनली इंटरनेशनली, आप अपने आप में एक चलता फिरता एक ब्रांड बन चुकी हैं। जो काम आपने किए हुए हैं उनकी रिकग्निशन आपके पीपीटी से बताने की ज़रूरत नहीं है, वो रिकग्निशन अपने आप में सभी को पता है। और जो डेवलपमेंट वर्क हुआ है उसके ऊपर, जब भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं या पेस्टिसाइड्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं, इंडिया में उसके बारे में अवेयरनेस थोड़ा लेट आई, लेकिन अगर हम यूरोप, यूएस इन मार्केट्स की बात करते हैं, उनमें वो अवेयरनेस पहले से थी और उन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन अब हम उसको रियलाइज़ कर रहे हैं और आपका कंट्रीब्यूशन उसमें जो है उसके लिए किसी के पास शब्द नहीं हो सकते। ये इंस्टीट्यूट अचल चौधरी जी का एक ड्रीम 1994 से हायर एजुकेशन का कारभार चालू हुआ, उससे पहले 1987 से स्कूल एजुकेशन में मेन कैंपस, देन सांवेर, झाबुआ, ये सारा एजुकेशन में जो कंट्रीब्यूशन है अचल सर का, वी हाईली एक्नॉलेज दैट कंट्रीब्यूशन। Honorable Vishal Soni sir, the director of this institute, Rajesh Chaudhary sir, Dr. Kale, faculty colleagues of this institute, और आज के इस वुमेन एम्पावरमेंट MDP में आप सभी लोगों ने जिन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया और आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद IPS एकेडमी की तरफ से। जब ये प्रोग्राम की रूपरेखा सर बना रहे थे, उस समय जब डिस्कशन हुआ तो मैंने सर से बोला कि नॉर्मली जब हम बिजनेस मैनेजमेंट का कोई क्लास लेते हैं या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या रिसर्च का कोई सेशन हो, उसकी एक थीम के ऊपर हम वर्क करते हैं। तो मैंने बोला सर पहले मेरे को एक थोड़ा सा अगर इनपुट मिल जाए कि जो बहनें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके बैकग्राउंड क्या हैं, वो किन एरियाज से आ रही हैं, जिससे हमारा जो सेशन हो वो एक ऐसा इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए जिसमें हम आपको कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाएँ। मैनेजमेंट में हम 2 अप्रोचेस जनरली यूज़ करते हैं, केस स्टडीज़ और केस लेट। वहाँ जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं तो केस स्टडी का ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहता है, बजाय कि उसको थ्योरी पढ़ाने के, उसको एप्लीकेशन के बारे में बताया जाए। तो केस स्टडी अगर हम उसको बता रहे हैं तो उसको एक कहानी बता रहे हैं, उस कहानी में किन किन प्लेसेस पे उसको कोई डिसीजंस लेने हैं। वो जो भी डिसीजन लेगा वो डिसीजन सही होगा, हो सकता है वो सही ले, हो सकता है वो गलत ले, लेकिन हम उसमें जजमेंटल नहीं बन रहे हैं कि ये डिसीजन सही था या गलत था। इससे उसकी एक स्किल को हम एनहांस कर रहे हैं कि आप डिसीजंस लीजिए। मैनी अ टाइम हमारे यहाँ की अपब्रिंगिंग ऐसा होता है पेरेंट्स का कि ऑन बिहाफ ऑफ हिज किड्स, हिज और हर किड्स, डिसीजंस जनरली पेरेंट्स लेते हैं। उसको क्या पढ़ना था, उसको क्या सब्जेक्ट लेना था,
उसको भी नहीं पता, उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता है कि उसको हायर एजुकेशन में क्यों जाना है। जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तब आप डिसाइड करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया अब आपको डिसाइड करना है अब आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं थे कि हमें करना क्या था। अगर आपने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने जैसे अभी जो कुछ प्रोफाइल्स थे उनमें देखा टेलर, सैलून, बुटीक, स्कूल, आर्ट एंड क्राफ्ट, सेलिंग एक्सेट्रा, व्हाटएवर बिजनेस यू स्टार्टेड, एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आपने उसको स्टार्ट किया। आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस था, आप एक अपना कार्य जो आपने चालू किया है। जनक मैडम के केस में जब हम बात कर रहे थे, आपने देखा उनके बहुत सारे सोलर से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, यहाँ अभी जब उनको एक सॉर्ट ऑफ मेमेंटो बुक देना था तो बुक को हमने रैप अप करके रखा हुआ था। तो मैम ने इसको रैपिंग की क्या ज़रूरत थी, बिकॉज इट्स अ वेस्ट। वी अश्योर यू मैम, इवन इन मेन कैंपस नाउ ऑनवर्ड वी फॉलो दिस, एंड whenever we are giving this memento we'll mention specific this remark. These are the things, आप कहीं पर भी जाते हैं, अगर आपको कोई इनपुट मिलता है उस इनपुट को आप कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। अभी आपने पिछले 2 साल 3 साल में एक बिजनेस उसमें चेंजेस देखे। हम चाय की दुकान की बात करते थे, चाय की टपरी की बात करते थे, चाय को एक ब्रांड बनाना शुरू किया, येवले चाय, मुंबई चाय कैफे। क्या किया उस आउटलेट ने? उस आउटलेट ने चाय तो वही थी, चाय के फ्लेवर्स के ऊपर काम किया, चाय के इंग्रेडिएंट्स के ऊपर काम किया। बिजनेस आप भी कर रहे थे, आपने भी आपके जो बिजनेस स्टार्ट किए, आप अपने काम में महारत करते जा रहे थे। आपके पास एक पर्टिकुलर मार्केट था, आप उज्जैन में वर्क कर रहे हैं, आप इंदौर में वर्क कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित थे। आपका पूरा फोकस आपके काम के ऊपर था और आपका काम बहुत अच्छा था, उसमें कोई डाउट नहीं था। इस काम को एक लेवल के ऊपर जब हमको ले जाना था, वहां पे आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हो रही थी, उस जगह आप नहीं सोच पा रहे थे। आप कहां तक सीमित हो रहे थे? मेरे को ये काम करना है, इसके लिए मेरे को इतने पैसे की जरूरत है, मैं ये करूंगी, इसमें मेरा इतना मार्जिन है, मैं इस काम को यहां तक कर रही हूं। मैंने एक सैलून खोला हुआ है, मैं इस सैलून से यहां तक सीमित थे। एक दूसरा पर्सन था, वो सैलून के बारे में कुछ नहीं जानता था, बुटीक के बारे में कुछ नहीं जानता था, चाय के बारे में, चाय के बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने बिजनेस प्लान शुरू किया कि यार ये चाय की डिमांड बहुत होती है, इस चाय को अगर हम 5 रुपए 10 रुपए में अगर सेल कर रहे हैं, इसको अगर 20 रुपए में सेल किया जाए और एक दिन में अगर पर्सन आता है चाय और नाश्ता ये करके, अगर मैं उसको 100-125 रुपए का एक कस्टमर को सेल करूं, और अगर 100 रुपए का सेल कर रहा हूं और अगर मैंने पूरे दिन में ऐसे 50 या 100 कस्टमर भी अगर मेरे पास आए, तो मेरा महीने का टर्नओवर कहां पहुंचेगा? ये मेरी एक शॉप होगी, अगर ऐसी शॉप में 50 खोलूंगा तो मेरा कहां तक पहुंचेगा? उन 50 को अगर मैं फ्रेंचाइजी देके ब्रांडिंग करना शुरू कर दूंगा, मैं इसका नाम बनाऊंगा। कई ऐसे शहर हुए, पुणे, इंडिया में अगर हम नाम लेते हैं तो एजुकेशन के उसमें नाम आना शुरू हो जाता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। वहाँ का कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, उसकी इंडिया में कहीं पर भी आप जाएंगे एक ब्रांडिंग हो चुकी है। वर्ल्ड में अगर मैं पेरिस की बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में फैशन आ जाता है, फैशन की बात कर रहा हूँ। मैं अगर उज्जैन की बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक पिलग्रिमेज इमेज आ रही है। हमने कुछ ब्रांड्स हैं, इन ब्रांड्स को आगे हमको कैरी कैसे करके लेके जाना है। आपने उसका एक प्रोसेस के बारे में सोचा कि मेरी एक सेट प्रोसेस होना चाहिए। अगर मैं फूड बिजनेस में हूं, अभी मैम ने भी बताया आप फूड प्रोसेस बिजनेस में जा रहे हैं, एग्रो प्रोसेस बिजनेस में जा रहे हैं, बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम देखते हैं तो मलेशिया, बैंकॉक, ये प्लेसेस हैं जहां पे फूड प्रोसेस के ऊपर बहुत काम होता है, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, प्रोसेस फूड के ऊपर। अब प्रोसेस फूड के ऊपर अगर काम हो रहा है और उन फूड प्रोडक्ट्स की अगर हम प्राइस देख रहे हैं, तो आपके यहाँ की जिस प्रोडक्ट की प्राइस अगर 50 रुपए है, वो मार्केट में 500 रुपए से 1000 रुपए तक जाता है। अब 500 और 1000 तक जाने में क्वालिटी आप मैच कर रहे हो, आप क्या चीज मैच नहीं कर पा रहे हो? आप वहां पर कहीं ना कहीं पैकिंग में आप वीक पड़ते हो। जब हम किसी चीज के प्रोडक्ट की पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, वही कोल्ड ड्रिंक है, आपको टेस्ट में फ्रेश में नींबू पानी आपको हो सकता है ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन जब हम कोका कोला और अगर फेंटा की बात करते हैं,
हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से, पैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं हाँ यार ये ज्यादा अच्छा है, आप वहां पे क्या सोच रहे हो कि यार ये जो बनाने का तरीका है, ये जो पानी यूज कर रहा है, इधर हाइजीन नहीं है, ये हाइजीन फैक्टर होना चाहिए इस पे। अगर इस हाइजीन फैक्टर के साथ यहाँ पर मैं इस जो प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये प्रोसेस और ये पैकेजिंग, ये एक ऐसा होना चाहिए जो कि अपने आप में एक अट्रैक्टिव हो। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, आपकी जो पानी की बोतल अभी रखी हुई है यहाँ पे, इसमें कॉस्ट किस चीज की ज्यादा है? इस बोतल की कॉस्ट ज्यादा है या इसके अंदर के पानी की कॉस्ट ज्यादा है? लेकिन ये पानी किस जगह से ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है, इसका मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा, उसकी कॉस्ट इसमें कितनी ज्यादा होगी, इसके प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी नहीं है। आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग है, आपने अगर अपने प्रोडक्ट को बनाया है, अब उस प्रोडक्ट का मार्केट कहाँ कहाँ पर है, कितनी प्लेसेस पे उस मार्केट को हम लेके जा सकते हैं। मैनेजमेंट में हम प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट में हम मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट, हम बहुत आसानी से बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एक टीम है, एक लेवल के बाद सबके क्वालिफिकेशंस एक जैसे हैं, ऑब्वियसली सबके क्वालिफिकेशंस एक जैसे हैं। आप अपने मैन पावर को कैसे मैनेज कर रहे हो, आप उनका कितना ध्यान रखते हुए कितना आगे, उससे कितनी प्रोडक्टिविटी। स्किल्ड मैन पावर से तो हर कोई ले लेगा। अभी मैम ने जो बोला, उनके जो सेंटर्स हैं वहां वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला मैं ऐसे आदिवासी महिलाओं को लेके आ रही हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनको वो स्किल सिखा दिया, वही तो वुमेन एम्पावरमेंट रहा। जिसके पास सब कुछ था उसके स्किल्स आप उसको भी सिखाइए, उसकी भी प्रायोरिटीज है, बट प्रायोरिटीज डिफरेंट है, लेवल डिफरेंट है, वो लेवल डिफरेंट है। तो उन स्किल्स को कैसे आप एम्पावर करेंगे। अभी मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ सबसे पहला स्टेट था जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसने इंप्लीमेंट किया, उसमें हमने अब इसी की बात कर रहे हैं। जब हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है पूरे ग्रेजुएशन की जरूरत है। कोर्स को आप ऐसा बनाओ, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे थे तो फर्स्ट ईयर में कौन सी स्किल चाहिए, आप कौन सा बिजनेस कर रहे थे उससे रिलेटेड स्किल चाहिए, उसके लिए आप वहां पर इंस्टीट्यूट में आए, वो स्किल आपने सीखी, मेरे को दूसरे साल नहीं पढ़ना, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहले क्या था, हम छोड़ के चले गए, हमारी एजुकेशन अधूरी रह गई। नहीं, अब अधूरी नहीं है, अब हमारे पास एक सर्टिफिकेट, मैंने उस स्किल को सीख लिया। आप जिस भी बिजनेस में थे उससे रिलेटेड आपने कोर्स चुना, उसकी स्किल एनहांस की, आपको उसके बाद 1 साल 2 साल बाद लगा नहीं मेरे को इसमें फर्दर और इंप्रूवमेंट करना है, आपने फर्दर एजुकेशन लिया, आपने सेकेंड ईयर पढ़ा, आपको एक डिप्लोमा मिला और आप अपने बिजनेस में और एनहांसमेंट कर रहे हो। जो आप काम कर रहे थे उस काम को आगे, पहले हम ये बोल रहे थे कि नहीं आप एक फुल टाइम कोर्स है आपका या आप प्राइवेट पढ़ रहे हो, नहीं अब फुल टाइम और मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके एक स्किल्स की वोकेशनल कोर्सेज की बात कर रहा हूं। उसको आपने बढ़ाया, डिप्लोमा पे गए, आपको लगता है आपको डिग्री की जरूरत है, तीसरा साल कीजिए। आपको लगता है आपको फर्दर एजुकेशन के लिए आप कोई प्लान कर रहे हो तो आप 4th ईयर डिग्री की बात कीजिए, तब आप पोस्ट ग्रेजुएशन सोचिए। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए स्पेशली आफ्टर 12th 12वीं तक की एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए। क्यों? उस एजुकेशन से आपको एक तरह से आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है। 12th के बाद अगर मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं, मेरे को मेरा ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि मैं ये कोर्स क्यों कर रहा हूं। मैं बिजनेस करूंगा, मैं जॉब में जाना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे को वो क्लैरिटी होनी चाहिए, तब मैं उस कोर्स को चूज कर रहा हूं। अब अगर मान लीजिए मैं अपने कोई बिजनेस में वर्क कर रहा था और मेरे को लग रहा था मेरे बिजनेस में मैं इस स्किल को लैक कर रहा हूं, हो सकता है अभी आप लोगों के कई बिजनेसेस हैं, कई अलग अलग एरियाज हैं, ये एक डिस्कशन ओरिएंटेड सेशन होगा। अभी मैं सर से यही बोल रहा था, नो आई डोंट वांट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हियर। तो बेसिकली अगर आपको आप किस जगह पे लैक करते हो उसके ऊपर हमको फोकस करना होगा। आज अगर हम किसी भी जगह बात करते हैं तो एक प्रोसेस हर जगह की बात कर रहे हैं। एक मैंने कोई सा भी, आप एक मैकडोनल्ड पे जाते हो तो वहां पे वो एक अगर पिज्जा या बर्गर अगर आपको दे रहा है, आप पूरे दुनिया के किसी भी आउटलेट में जाइए आपको दिखेगा वो उसका एक जोकर बाहर बैठा हुआ है, वो एक ही आउटलेट जैसा है, अंदर का पूरा सेटअप सेम है, सब कुछ सेम है। इवन अंदर जो कुकिंग के लिए जो यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं वो तक वो कंपनी प्रोवाइड कर रहा है आपको, वो ही उसी के थ्रू आपका एक प्रोसेस है। अंदर का सेटअप, टेबल का कलर क्या होगा, फर्नीचर का कलर क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग, दिस इज व्हाट एक प्रोसेस सेट किया है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट था हमारे लिए? हमारे लिए वो प्रोसेस था या बिजनेस था? दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपका जो भी बुटीक है, आपका जो भी सैलून है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। अब क्या उस सैलून के अंदर या क्या उस बुटीक के अंदर
मैं जो सर्विस दे रहा हूं, ऐसा होता है क्या कि मैं अगर गया तो दूसरा कोई पर्सन अगर देखेगा कहीं ना कहीं क्वालिटी ऊपर नीचे हो गई, उसका मेरा कस्टमर का जो फीडबैक आया उसने बोला नहीं यार मजा नहीं आया। इंदौर एक ऐसा शहर है जो फूड के मामले में बड़ा चूजी है। किसी को अगर कचौड़ी खाना है तो पर्टिकुलर शॉप होगा, समोसा है तो एक शॉप होगा, बर्गर है तो एक शॉप होगा। एक ही शॉप पे सब चीज नहीं खाएंगे, इतने चूजी लोग होते हैं। किसी का भी टेस्ट अगर चेंज हुआ वो बाहर नहीं, इस जगह नहीं जाना है ना। तो अगर मान लीजिए इस टाइप के बिजनेस में, इस टाइप की प्लेसेस पे अगर आप कोई बिजनेस प्लान करोगे तो आप कैसे उसकी क्वालिटी को मेंटेन करोगे, आप कैसे वहां पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे कि फूड टेस्ट इज गुड। आज अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, ऑलवेज वी टॉक अबाउट श्रीमाया इज वेरी गुड। क्यों हम उसकी बात कर रहे हैं? जब उससे हमारा इंटरेक्शन हुआ एक बार, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरोसिटी, जब उनके पास मैं एक बार गया था तो मेरी डॉटर उस समय 1.25 साल की थी और पीडियाट्रिशियन के पास गए थे, उसको हाई फीवर था। तो डॉक्टर ने मेरे से बोला कि आप एक काम कीजिएगा, जब आप जाएं, डॉक्टर पोरवाली इज वेरी फेमस पीडियाट्रिशियन, उन्होंने बोला आप एक काम कीजिएगा, आज जाते हुए श्रीमाया से श्रीमाया की आप आइसक्रीम लेके जाइएगा, वो इसको थोड़ी सी खिला दीजिएगा। वी वर सरप्राइज्ड, हमने किया भी, उसको वो दिया एंड द टेस्ट ऑफ दैट आइसक्रीम इज वेरी डिफरेंट। अभी जब मैं लास्ट टाइम उनके यहाँ गया था तो मैंने बोला कि 20 साल पहले की बात है तकरीबन, तब मैंने आपके यहाँ की ली थी, लेकिन आज मेरे को आपके आइसक्रीम का टेस्ट वो नहीं मिलता। तो व्हाट ही सेड, उन्होंने बोला कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरे पास उस समय जो पर्सन था जो आइसक्रीम बनाया करता था, वो उसकी जब डेथ हुई उसके बाद उसने अपनी रेसिपी किसी से शेयर नहीं की थी और हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे, हमने वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इसीलिए आजकल हम मार्केट से आउटसोर्स करते हैं वो। तो अगर किसी चीज का एक टेस्ट डेवलप हुआ है और अगर आप उस बिजनेस में हैं और अगर आप वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज द सीक्रेसी ऑफ योर रेसिपी, ऑब्वियसली दैट्स मैटर्स, बट जब आप उसको लेके वॉल्यूम पे जाना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे उसको? आपको कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्म करना होगा कि इस रेसिपी को अगर मेरे को वॉल्यूम पे लेके जाना है, क्योंकि मार्केट तो चाहिए ना, केवल एक छोटे आउटलेट से थोड़ी मेरा बिजनेस चलेगा, मेरे को इसको बढ़ाना। अगर मान लीजिए आप बात कर रहे हैं 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर डाउन द लाइन, तो मैं अगर आपसे पूछूं यार 10 ईयर डाउन द लाइन आपका बिजनेस क्या होगा, और अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूं क्या आप अपने सेकेंड जनरेशन को, अपने बच्चों को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं या नहीं, और अगर आप यस बोल रहे हो तो बिजनेस इज एब्सोल्युटली वेरी गुड, और अगर आप नो बोल रहे हो तो यहां ब्रेनस्टॉर्म करने की जरूरत है। क्यों आप नहीं चाहते कि आपका बच्चे इस बिजनेस में आए? कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं, और अगर ऐसा है इस बिजनेस को, हमको यहां पर कुछ ना कुछ इसमें ऐसे इनपुट्स चाहिए जो इस बिजनेस के ऊपर हमको वर्कआउट करने की जरूरत है। या तो वो फाइनेंस होगा, या मार्केटिंग होगा, या एचआर होगा, या प्रोसेस होगा, या कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस की टाइमिंग होगी, कहीं ना कहीं वो टाइमिंग है। एक छोटा सा केस बताता हूं। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था हमारा IIM बेंगलोर में, तो IIM बेंगलोर में एक केस हमने पढ़ा था, वो स्वाग्राहा फूड्स। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो स्वाग्राहा फूड आपको मिलेगा। एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये साउथ का हैदराबाद का ही केस था। उनकी फूड बिजनेस था और फूड बिजनेस में रेस्टोरेंट था, तो फादर इज रनिंग दैट फूड बिजनेस। 2 बच्चे थे, बेटा और बेटी। फादर का नॉर्मल शेड्यूल रहता था कि सुबह दुकान खोलना है 7:30-8 बजे, और वो दुकान रात को 10-11 बजे तक। एक नॉर्मल फूड बिजनेस अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल एक फूड बिजनेस में हर किसी जगह एप्लीकेबल होता है। तो ऐसा टाइमिंग था। बच्चे बड़े हुए, बेटी ने मेडिकल की पढ़ाई करी थी, उसकी शादी हुई, उसका हस्बैंड भी डॉक्टर था और वो US चली गई। बेटे की शादी हुई, उसकी वाइफ थी, उसके बच्चे थे। बेटे का शेड्यूल, क्योंकि वो फादर के बिजनेस को टेक ओवर किया था उसने, वो अपने बिजनेस में टाइम देता था, तो उसका टाइमिंग वही सुबह से रात तक का टाइम था। फेस्टिव सीजन आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइप के फूड बिजनेस में प्रेशर और ज़्यादा होता है। अब इस केस स्टडी को एक ऐसे जंक्चर पे आया जब बच्चे बड़े हुए, तो जो हस्बैंड और वाइफ थे, वाइफ बोलती है मेरे को अपने बच्चों को इस बिजनेस में नहीं लाना, योर सिस्टर इज डूइंग वेरी गुड। उसके बच्चों को मैं देख रही हूँ, उसने मेडिकल किया, वो US में है, उसके बच्चे वहां पे बड़ी अच्छी लाइफ है। हमारी लाइफ यहाँ पे सुबह से शाम तक केवल इस बिजनेस में जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस बिजनेस में आए। दिस इज अ पॉइंट। अब इस पॉइंट पे आके केस को डिस्कशन के लिए ओपन किया गया।
नाउ व्हाट नेक्स्ट और व्हाट नेक्स्ट स्टेप स्वागरा फूड इज सपोज टू टेक। स्वागरा फूड को अब अगर उसके बिजनेस को एक्सपांशन करना है और अगर सेकेंड जनरेशन इस बिजनेस में नहीं आएगी, थर्ड जनरेशन इस बिजनेस में नहीं आएगी, तो ये बिजनेस क्या शेप लेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ये वो पॉइंट था। इस पॉइंट से डिस्कशन, तो जब भी हम मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं या इस टाइप की किसी भी डिस्कशंस की बात करते हैं, वहां हम उन बिजनेसेस को बारीकी से उसका एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस से उन पॉइंट्स को निकालते हैं कि हर्डल किस जगह आया है, क्या लॉक हुआ है इस प्लेस पे, और इस चीज का सॉल्यूशन अब हमारे पास नेक्स्ट किस तरीके से हमको लेके आना है, ये हमारे एस्पेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा इन मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये रहता है कि आप लोगों के साथ डिस्कस करके इस चीज के ऊपर वर्कआउट करें। इसका हमको भी फायदा मिलता है, हम इसके ऊपर अगर एक केस स्टडी आपके ऊपर भी लिखते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, आपको उस चीज के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उसी चीज को हम हमारे यहाँ के स्टूडेंट से भी डिस्कस कर सकते हैं। आपका कंसेंट हो तो आपके नेम्स को यूज करें, कंसेंट ना हो तो उन नेम्स को चेंज कर दें। These are the practices जो यूजुअली फॉलो करते हैं, और इसी के थ्रू आपको ये एडवांटेज मिलता है कि जब हम आपके साथ वर्क कर रहे हैं तो आपको वो सारा मैन पावर, वो सारे रिसोर्सेज जो हमारे पास होंगे, जो हमारी एक्सपर्टीज स्किल्स होंगी, उनके थ्रू म्यूचुअली हम कैसे इस चीज को आगे बढ़ा सके। तो आज हमारे पास बड़ा थोड़ा सा टाइम था, सर ने हमको लिमिट 10 मोर मिनट्स, तो मैं प्रिफर करूंगा उन 10 मोर मिनट्स में अगर आप लोगों की तरफ से आपके जो बिजनेस हैं उसमें अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ पॉइंट है, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊंगा, मैं ऐसे बहुत सारे स्टोरीज और बहुत सारे प्लेसेस को जो छोटे लेवल से, मैंने इसीलिए ये वाला चाय की बात करी, मुंबई चाय कॉफी की बात करी, ये अगर आप इनके आउटलेट्स देखेंगे ना, इनके आउटलेट बहुत 10 बाय 10 की शॉप होती है बस, और वही ट्रेडिशनल है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हर चीज के लिए, मतलब आपको जितने यूटेंसिल्स होंगे, जितने उनके कुकिंग से रिलेटेड, उनको कोई शेफ की जरूरत नहीं है, कोई कुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेडी टू कुक फूड दे रहे हैं वो आपको, आपने उसको डीप फ्रीजर में रखा हुआ है और उसी को आपको सर्व करना है, उस पर उनकी मार्जिन्स है। हर कोई ने बिजनेस में कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ईआरपी सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बिलिंग सिस्टम उन्होंने दे रखा है जो नेट से कनेक्टेड है, आपकी जितनी सेल होगी उसको पता लगेगा, उसके मार्जिन्स मिल रहे हैं। तो आप एक शॉप से कमा रहे हो, उसने पूरे इंडिया में 100 शॉप ओपन की है, हर शॉप से उसके पास वो परसेंटेज आ रहा है। ये मॉडल है, उस छोटा सा मॉडल था, वही दुकान थी, वही चाय थी, वही स्नैक्स थे, लेकिन उसको एक डिफरेंट वे में आपको प्रोवाइड किया है। तो वो एक प्रोसेस है। तो अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो ज्यादा अच्छा होगा अगर उनको। जी मैम। Hello. I have art and craft business. मेरा अपना बिजनेस है आर्ट एंड क्राफ्ट का। मैं पैकेजिंग करती हूँ, जैसे गिफ्ट पैकिंग हुआ, तो ये इन फ्यूचर कैसे हम आगे कर सकते हैं, इसको एक्सपांड कैसे कर सकते हैं? मैम, आर्ट एंड क्राफ्ट का बिजनेस अभी आप किस फॉर्म में, मतलब क्या मेरा किस जो जगह है आप रन वेडिंग पैकेजिंग का है, मेरा अपना खुद का। पहले हम लोगों का जो था वो ऑनलाइन बिजनेस था, उसमें हम स्क्रैप बुक वगैरह कस्टमाइज करते थे। देन उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया, एक शॉप है पर्टिकुलर, वहाँ पर हम लोग गिफ्ट पैकेजिंग, वेडिंग पैकेजिंग करते हैं। तो जैसे मैम ने कहा, ये बेस्ट ऑफ है, आगे जाकर मतलब एक ही बार वन टाइम यूज होता है। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? मैम, क्रिएटिविटी आर्ट एंड क्राफ्ट में अभी आपने जैसे कुछ पैकेजिंग का मेरे को बताया आपने, yes. किन चीजों को आप, और इस बिजनेस को कहाँ, उज्जैन में रन कर रहे हैं, इंदौर में? उज्जैन में रन कर रहे हैं। किन चीजों की पैकेजिंग करते हैं आप उसमें? वेडिंग पैकेजिंग, जैसे लहंगा पैकिंग हुआ, ड्रेसेस पैकिंग हुआ, गिफ्ट पैकिंग हुआ, इन डिफरेंट वे। अब मैम, आप किस सेगमेंट में प्ले करना चाहते हैं? जब मैं वेडिंग्स की बात करता हूँ तो इंडिया में वेडिंग एक सबसे बड़ा फंक्शन हो चुका है, और जिसको आज के समय में मार्केटिंग, प्रमोशन अगर देखा जाए, इवेंट प्लानर से लेके हर कोई इवेंट के थ्रू ही उसको कर रहा है। yes. हम किस सेगमेंट में प्ले करना चाहते हैं और किन कस्टमर्स को, और उनको टारगेट करने के लिए आपके पास अभी कस्टमर्स आते कहाँ से हैं आपके पास? मेरा एक्चुअली शॉप है और मैं ऑनलाइन भी करती हूँ, और मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है, उसके थ्रू भी मैं मतलब मार्केटिंग करती हूँ। आप अगर शॉप पे हैं तो शॉप पे आपके एक लिमिटेड परसेंट, क्योंकि विजिबिलिटी तो बहुत कम है आपकी, आपकी विजिबिलिटी, अब आपको विजिबिलिटी बढ़ानी है, और आपको अपनी पैकेजिंग जो आप कर रहे हो, जो आप
मैरिज के जो भी गुड्स हैं, जो भी चीजें हैं जिनको आप पैक करने के लिए, उसके लिए कस्टमर्स आपके पास आपको कैसे अप्रोच करेंगे, उन तक आप कहाँ से कहाँ पहुंचे? सर वैसे तो मेरा 3 मेन टारगेट्स रहते हैं, जैसे मैं फेसबुक पर अपलोड करती हूँ, गूगल पर भी मैंने अपना बना रखा है, देन उसके बाद यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू भी मैं करती हूँ। उसके थ्रू भी बहुत सारे कस्टमर हैं जो विजिट करते हैं शॉप पर, और लोकली भी जो आपने कभी डॉक्टर्स को देखा है? यस डॉक्टर्स के पास एमआर को वो एक अलग टाइम दे के रखते हैं, यस है ना? इतनी बड़ी मेडिसिन की कंपनीज हैं, इतनी मतलब मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं, उसके बावजूद भी वो एक एमआर को अपॉइंट करके रखती है, वो उस डॉक्टर के पास जा रहा है या उनसे इंटरेक्ट करने जा रहा है। आपने मार्केटिंग तो किया, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग किया, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपने क्या कोई प्रमोशनल टूल यूज किया? आपने केवल अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया है। आपकी रीच एक लिमिटेड रीच है। इसको आपको अगर मान लीजिए मेरे को डिफाइन करना था, अगर आप फेसबुक पे थे, आप इंस्टाग्राम पे थे, मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करता इंडिया के बेस्ट और टॉप इवेंट मैनेजर्स कौन कौन हैं। उन इवेंट मैनेजर्स में मैरिज और वेडिंग इवेंट्स में कौन कौन है, इंडिया की बेस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस कौन कौन सी हैं जहां पर लोग वेडिंग के लिए जाते हैं। मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं जो पैकेजिंग कर रही हूँ या जो मैं करूंगी या जो भी पर्सन मेरे पास आएगा उसको मैं किस लेवल तक, मैं क्या उस लेवल को कैटर कर सकती हूँ। अगर मैं उसको कैटर कर सकती हूँ तो मेरा ये राइट अप्रोच होना चाहिए। अभी आपने क्या किया, आपने एक पूरा समुंदर है, उस समुंदर में अगर आप टारगेट कर रहे थे, लेकिन मेरे को समुंदर के एक पर्टिकुलर आइलैंड पे, एक आइलैंड के एक रिजॉर्ट को मेरे को टारगेट करना था, है ना? तो मैं उस पिन पॉइंट तक नहीं गई हूँ, मैं एक वाइड उसमें बैठी हुई थी। तो मैंने मेरा सोशल मीडिया पेज बनाया, आपसे कनेक्ट कौन हुए, जिन लोगों के इवेंट्स आपने किए होंगे अधिक से अधिक वो कनेक्ट होंगे, या आपका फ्रेंड सर्कल कनेक्ट होगा। मोस्टली जो विजिटर्स हैं जो शॉप पर आते हैं, तो आपके पास विजिटर तो मैडम वहां तक लिमिटेड ही आए ना, आपके पास नहीं पहुंच पाए, तो आपको बेसिकली आपको एक नए मार्केट के ऊपर जाना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं ना, जो क्लाउड किचन की हम बात करते हैं, तो जितना सेल उसका फिजिकल आउटलेट से नहीं हो रहा है, उससे 10 टाइम्स ज्यादा वो क्लाउड किचन से सेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे आया, जोमेटो पे उसने अपनी डिश बताई, ये फेमस डिश है। तो आज अगर मान लीजिए मैं इंदौर में बैठा हूं और मेरे को सराफे की साबूदाने की खिचड़ी खानी है, तो मेरे को मालूम है मैं मंगा सकता हूं उसको, लेकिन अगर मैं चाहूं भी तो वहां पे डे टाइम में मैं जा नहीं सकता, है ना? तो मैं उसको मंगा पा रहा हूं। ये तो लोकल मार्केट की बात किया। अब अगर नेशनल मार्केट में मेरे को मेरा मार्केट है, तो उसके लिए मेरे को कहीं ना कहीं मेरी डिजिटल मार्केटिंग अप्रोच लेना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप नया मार्केट क्रिएट कर पाओ। तो जैसे ये मेरा तो जो बिजनेस है वो निश मार्केट ही हुआ। ऑब्वियसली मैम, आप एक पर्टिकुलर उसको ही टारगेट कर रहे हो। अब आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर आप बात कर रहे हो, तो उज्जैन इज फेमस स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज सिटी है। अब हो सकता है उज्जैन से कई लोगों को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत हो कि यार मेरे को महाकाल का प्रसाद चाहिए था, मेरे को महाकाल का पूजा करवाना था। मंदिर का वेबसाइट है, वो सारी चीज़ है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज बैंक प्रोवाइड करता है ना, अगर मेरे को डॉलर खरीदना है, लेकिन मनी चेंजर थॉमस कुक भी अवेलेबल है ना। बैंक अगर मेरे को $1.84 में देता है, तो थॉमस कुक मेरे को 86 में दे रहा है, प्रीमियम चार्ज कर रहा है, और उसका भी मार्केट है ना। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि वो एक साइट है तो केवल मार्केट। डिफरेंट सर्विसेज, राइट। हमको कहीं ना कहीं ऐसे वो बनाने पड़ेंगे जिनसे हम टारगेट कर पाए कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर, उनका मार्केट कैसे बन सकता है, उनकी डिमांड किन प्लेसेस पे हो सकती है। उसको आपको टारगेट करना पड़ेगा। आर्ट एंड क्राफ्ट को इंटीरियर डिजाइनर्स जहां पे भी डिजाइनिंग वर्क चल रहा होगा, वो बड़े मार्केट हो सकते हैं। वेलकम मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा कॉस्मोस मॉल में किड्स वियर एंड टॉयज का शोरूम है, जिसमें न्यूबॉर्न एसेसरीज भी रन करती हूँ। सर, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, कॉस्मोस मॉल के भी जो रन करते हैं बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर कस्टमर गैंग। कस्टमर्स को आप जो वहाँ पर आ रहा है, या जैसे लाइक अभी आप लोगों ने बोला सोशल मीडिया, सब चीज़ आप कर रहे हैं, सब चीज़ हो रही है,
बट आप वही कस्टमर ले पा रहे हैं आफ्टर कोरोना भी समझ लीजिए, जो आपको सामने से सिर्फ मिल पा रहा है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं, या हम मॉल के लिए करें या जिस भी चीज़ के लिए, ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप वहाँ पर कुछ अपना ऐसा कुछ करके कि कस्टमर्स आपके प्रति आगे आए? यस प्लीज। Actually, I am having the play schools. From the last 11 years, I am running my first step play school. So all over the Ujjain, we are having the 3 outlets and 2 NTT centers. NTT means nursery teachers training. Okay. So in that case, suppose you are having the shop or regarding the kids, you just organize a small program regarding the kids, so that the parents comes to know that yeah, you are also having, you can give them some discounts. Such type of activities can be done. That's the best way whenever these type of programs are there. So this networking play an important role. This Yes, sir, networking of play an course. important role. And I just want to add one thing, ma'am. 2021-2022 इस 1 year में अमेरिका में 95 मॉल्स बंद हुए हैं। यस सर। 95 हमें ऐसा malls लग रहा है बंद कि हुए हैं। उज्जैन मॉल भी उसकी तरफ क्रिकेट है। उसकी तरफ नहीं है मैम। देखिए होता क्या है, मैं रीजन बताऊं आपको। किसी भी बिजनेस की अगर ऑपरेशनल कॉस्ट हाई है और अगर आपके रेवेन्यूज उसको मैच नहीं कर पाएंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं मिसमैच है। मेरे को रेवेन्यूज और नाउडेज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ ई कॉमर्स साइट्स एंड ऑल, तो उसके कारण क्या होता है, काफी बिजनेस वो खींचते हैं और वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। Yes, अभी जैसे मैम ने आपको बताया, दिस इज द वे कि आप अगर मान लीजिए प्ले स्कूल्स हैं इस टाइप से, उनको आपने टारगेट किया हुआ है, उनके यहाँ का कोई इवेंट है, उस एक छोटे से इवेंट को आपने स्पॉन्सर किया है, उस स्पॉन्सरशिप के से आपकी एक प्रेजेंस वहां पर बनी है, एंड इफ यू आर हैविंग अ गुड क्वालिटी एंड एवरीथिंग, तो आपको बेसिकली अपने कस्टमर्स को टारगेट करना था। कस्टमर्स मिले, उनको बताया, उन्होंने उस चीज को देखा, वो एक बेस्ट वे हो सकता है। बिल्कुल सर। सेकंड थिंग क्या होता है, एक मेंटलिटी डेवलपमेंट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उज्जैन का मेंटलिटी ये है कि इंदौर बाजू में है, चलो वहां अच्छा मिलेगा। सर उसको कैसे चेंज किया जाए? उसको चेंज करना एक टफ टास्क होता है, बहुत टफ सर। उसको मतलब आप अच्छे से अच्छा चीज अगर यहाँ पर कम दामों में दे रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, बट गोइंग इंदौर, क्योंकि हमें वहां पर मॉल्स में इतना वो मिल रहा है, इतना। आप, मैंने ऑन शॉप भी चलाया है मेरा। मैम मैंने अपना ऑन शॉप भी चलाया है इन फ्रीगंज, बट मेंटलिटी वही है। मैं बुटीक चला चुकी हूँ, साड़ी रन कर चुकी हूँ, हर चीज में, बस मेंटलिटी वो है। मैडम वो भी सब बताएंगे कि ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, बट पता नहीं मेंटलिटी ही शायद उज्जैन का ऐसा, मैं ऐसा सोच रही हूँ। मैं ऐसे उज्जैन के लिए नहीं सोच रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ऐसा होगा। हाँ मैम, वो हो रहा है, यहाँ पर बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा फूड मिल रहा है, सब मिल रहा है, बट नहीं है, इंदौर बाजू है, जाकर आ जाते हैं, वहां पर सब मिल जाएगा, शॉपिंग करा ये। ऐसे तो मैम यहाँ का डेवलपमेंट रुक रहा है। ओके सर, बिल्कुल सर। ओके सर, ओके। ओके ओके। हाँ ये बात, प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी है, यू हैव अ वंडरफुल प्रोडक्ट ऑल्सो। देन ऑल्सो अगर आप यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं, आज यहाँ पर सबके बच्चे होंगे लगभग, कितने लोगों के बच्चे हैं यहाँ पर? हाथ खड़े करें। क्या आपका प्रोडक्ट इन सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता? क्या इतने सारे लोग आपकी शॉप पर नहीं आ सकते? बिल्कुल। आपने आज क्या किया ऐसा जो इतने सारे लोग आपको मिले हैं, उनको आपने अपने बारे में बताया? वही मैं बोल रही हूँ कि उस चीज को आप हमने जब सिर्फ आ रहे सोशल थे, मीडिया से। आप जब आ रहे थे, आप अपना विजिटिंग कार्ड लाए? हाँ सर। इतने लोगों को आप बता सकते हैं, प्रमोशनल मटेरियल बता सकते हैं। जी देयर आर वेरियस थिंग्स।
अगर आपको कस्टमर को जोड़ना है तो सबसे पहले उसको बताना पड़ेगा उसका फायदा क्या है, आपसे ले। ओके, कस्टमर सिर्फ फायदे के लिए आता है। हाँ सर, एग्जैक्ट। अगर आपने इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ, आपने आज अनाउंसमेंट कर दिया ये मेरा कार्ड है, उस पर सील लगी हुई है, जो भी आएगा उसको 8% डिस्काउंट मिलेगा, ये सब लोग आपके पास आने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी सर, एग्जैक्ट। 100% नहीं होंगे, 30% होंगे, 20% होंगे, 10% होंगे, लेकिन वो 10% से आपका बिजनेस बढ़ सकता है। वी विल हेल्प यू आउट इन योर स्ट्रेटेजी, डोंट वरी। ओके ओके सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? The toughest task is to change your own mindset and the mindset of सर people. गुड आफ्टरनून। मेरा सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ का प्रमोशन देखती हूँ मैं, लेकिन उसमें मैं ये चाह रही हूँ कि आगे हमें अगर उसमें बढ़ना है, जैसे मैं इंदौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर तक खुद देखती हूँ। इसके लिए जैसे अभी आपने बताया कि हम अपना ब्रांचेस खोल सकते हैं, येलो वाली जो बात बोली आपने, तो उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? मैम आपके किस उसमें है सेल्स प्रमोशन का? सेल्स प्रमोशन जैसे होम टू होम होता है, किसी भी प्रोडक्ट का सेल्स करवाना या उसका नया जो कोई ब्रांड आता है उसका कैंपेनिंग करना। नहीं तो आप क्या उज्जैन के ही कोई लोकल ब्रांच के लिए वर्क करते हैं या नहीं, मैं हिंदुस्तान लीवर और मल्टीनेशनल्स कंपनियों के लिए करती हूँ। अभी तक मैंने खुद का प्रोडक्ट कुछ चालू नहीं किया है, बट जैसे हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट आते हैं, डव कंडीशनर हुआ या अदर्स ब्रांड, बहुत सारे इसके वो होते हैं प्रोडक्ट, गोदरेज का हुआ, जितनी भी मल्टीनेशनल्स कंपनियां, उसका होम टू होम करवाती हूँ मैं। और काफ़ी मेरे पास टीम है, टीम वर्क बहुत बड़ा है और करीबन 20 साल से मैं करवाती हूँ उसको। पर अभी तक मेरी खुद की एक ही ब्रांच है, तो उसको अगर मुझे डेवलप करना है या और अदर्स स्टेट में डालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए डिपेंड करता है आप जिन कंपनीज के साथ काम कर रहे हो। पहले तो अभी हो सकता है उसने आपको केवल उज्जैन रीजन दिया है। नहीं सर, उसने मुझे पूरा एमपी दिया है, बट मैं एमपी नहीं करती हूँ, सिर्फ कुछ ही जगह कर रही हूँ, टाउन्स जो मेरे तो अगर पास आप के। जो दूसरे शहर अगर करेंगे तो आपके पास उसकी मार्जिन्स कितनी होती हैं? क्या आपको वो मार्जिन, अगर मान लीजिए इंदौर को या भोपाल को या मध्य प्रदेश के और सिटीज को अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो क्या आपकी वो मार्जिन्स आपको अलाउ करती हैं पहले तो कि आप उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको आप कवर कर पा रहे हैं? इंदौर उज्जैन माइट बी पॉसिबल अभी आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो कि ये मेरा घर है, यहीं के यहीं मेरे को इस चीज़ को मैनेज करना है तो ये मेरे लिए इजी है। लेकिन अगर मैं इंदौर को या मैं दूसरी सिटीज़ को अगर मैं टारगेट करूँगी, मेरा बिजनेस मॉडल इतना आसानी से दूसरा कॉपी कर लेगा कि मैंने इंदौर में अगर किसी को अपॉइंट किया तो हो सकता है 6 महीने बाद वो मेरे को बाहर कर देगा और वो उस बिजनेस को। यस सर, आपका कहना सही है, इसीलिए मैं उसको आगे नहीं कर पा रही, तो मैं आपसे वही पूछना चाह रही हूँ। ऐसे बिजनेसेस में मैम देखिए होता क्या है, यूजुअली अगर आप वहां पर अगर किसी को अपॉइंट भी करेंगे और वो देखेगा कि उसको आपसे क्या स्किल मिल रही है, तो उसने देखा यार आपसे तो उनको कोई विशेष स्किल्स नहीं मिल रही, यही कंपनी का काम, तो आपको वो मार्जिन दे रहा है तो वो कुछ टाइम में आपके बिजनेस को ऑब्वियसली कॉपी कर लेगा और वो उस जगह का काम वो खुद करेगा। जी तो सर। अब इसमें दूसरा ऑप्शन यही रहता है, आपको अपनी ट्रैवलिंग बढ़ानी पड़ेगी। आप खुद उस चीज पे अपना कमांड रखो जी। आप खुद, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी रेसिपी नहीं है ना जिसको आप लॉक रख पाओगे। जी सर। तो ऐसे बिजनेसेस से बेटर ये है कि एक टाइम के साथ में हम कुछ ऐसे बिजनेसेस को भी पैरेलल खड़ा करें जिसमें कि आपका कमांड रह पाए। जी सर। नहीं तो ऐसे बिजनेस की अगर मैं आपसे वही बोलूं कि 2 ईयर 4 ईयर 5 ईयर डाउन द लाइन वेयर डू यू सी योरसेल्फ, तो उस बिजनेस को एक्सपांड आप कैसे करोगे? ओके सर, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम सोनिया सहगल और मेरा सैलून है उज्जैन में, मोनालिसा। मैं इस फील्ड में आई और मेरी मॉम ने एक्चुअली स्टार्ट किया था, सो आई जॉइंड हर आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद उन्होंने, दिस वाज द फर्स्ट सैलून इन उज्जैन, तो उनका स्ट्रगल अपना था जो उन्होंने स्टार्टिंग से किया। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया और हमारा बिजनेस मतलब इट हैज़ ग्रोन। आप जैसे स्पीच में बोल रहे थे कि एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है नाउ व्हाट, हाउ वी कैन एक्सपांड इट मोर। सो अभी अकॉर्डिंग टू उज्जैन या जो भी हमारे पास चीज़ें थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक लेवल तक लाकर, नाउ इट्स गॉन स्टैटिक, इट्स मेंटेन्ड, बट आई फील आई हैव टू डू समथिंग मोर अबाउट इट टू ग्रो इट मोर। जब मैं किसी से बिजनेस आइडियाज़ लेती हूँ तो कुछ आइडियाज़ वो लोग मोस्टली बोलते हैं फ्रेंचाइजी लीजिए,
सो एज यू हैव सजेस्टेड कि एवलेका, जैसे आपने सजेशन दिया था कि उनका बताया था, एग्जांपल दिया था कि उन्होंने आउटलेट्स खोले हैं, बट दे हैव आउटलेट्स प्रोडक्ट बेस्ड, सो दैट इज सेम राइट. आपका जो टी है, जो यूटेंसिल्स हैं, एवरीथिंग इज सेम, बट हमारा क्या है, क्लाइंट सर्विस है. So service could not be same everywhere if I open it also. So there is something, the fear is there in my mind कि अभी हमारा name हमने बनाया है, अगर if I open franchises, I feel like opening it, पर अगर वहाँ पर भी proper service नहीं है, it will affect our already running name. और franchisee को कैसे करना, we are basically, अगर मैं बोलूँ कि हम लोग artist हैं, हम लोग का artistic inclination है, सो बिजनेस को कैसे करना और नई तरीके से डेवलप करने में, आई थिंक आई एम लैकिंग इट समवेयर देयर. आई नीड गाइडेंस फॉर दैट. सो मुझे थोड़ा बताइए कि क्लाइंट सर्विस से फ्रेंचाइजी में हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि क्वालिटी शुड बी सेम. I had an interaction with the owner of this Matrix. Basically, he is in a job earlier. Then he started one outlet, then two outlet, then they started in Indore, and then multiple outlets. Whenever we talk about this type of business, so is business mein, ma'am, there are two vertical. One is your franchisee, another one is your training institute, where you are going to train your manpower. ठीक है, इसमें आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर फ्रेंचाइज, जैसे जो बेनिफिट अगर मैं बोलूँ कि जैसे मैम के बिजनेस में जो बेनिफिट नहीं है उसको कॉपी, उसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट करता. आपके बिजनेस में एक फिजिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है. आपने उस आउटलेट को कितना ल्यूक्रेटिव बनाया है डिज़ाइन में, आपको आपके कंपटीटर कौन से हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर फ्रॉम उज्जैन, इफ़ यू आर कमिंग टू इंदौर, तो इफ़ यू आर कमिंग टू इंदौर, तो इंदौर में मेजर कौन कौन से बड़े ब्रांड्स होंगे, कुछ मीडियोकर ब्रांड्स होंगे और कुछ लोकल ब्रांड्स होंगे. अगर मैंने एक सर्वे करके देखा है कि उनके चार्जेस किस ब्रैकेट में आते हैं और मेरे चार्ज किस ब्रैकेट में आएंगे, फाइन, मैं लैक्मे को या मैट्रिक्स को इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैं उसको बीट कर सकती हूँ. मैंने भी मेरा जो आउटलेट बनाया वो आउटलेट भी वैसे ही एयर कंडीशन, वैसे ही सारा कुछ फैसिलिटीज, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर. तो मैं उससे मैच कर रही हूँ. मेरे को कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, तो एग्जिस्टिंग में जो मैन पावर अपॉइंट कर रही हूँ वो मैन पावर किसी ना किसी आउटलेट्स पे वर्क कर रहे हैं. एंड यूजुअली इस बिजनेस में क्या होता है कि इफ सपोज आई एम गोइंग टू अ पर्टिकुलर आउटलेट, वहाँ पर्सन, जिस पर्सन से मैं करवाता हूँ, मेरी डिमांड होती है हमेशा कि मेरे को यही पर्सन मिले. तो अगर मान लीजिए मैंने ऐसे 3 या 4 पर्सन्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए कि यार इनका वो एक अच्छा सर्कल बना हुआ है, उसको मैंने वहाँ से सैलरी से ब्रेक करके मैं मेरे पे लेके आई हूँ, मेरे आउटलेट पे. कहीं ना कहीं मेरे को उससे कस्टमर भी मिलेंगे, बट मेरे को ये भी पता है कि एज फार एज एम्प्लॉय रिटेंशन इन दिस बिजनेस इज कंसर्न, एम्प्लॉय रिटेंशन बहुत लंबा नहीं होगा, वो कुछ टाइम में छोड़ के जाएगा यहाँ से. तब तक मेरे को ये कस्टमर को अपने यहाँ पर इस तरीके से रिटेन करना पड़ेगा कि मेरे को मेरी प्रैक्टिसेस या जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ उन सर्विसेज के ऊपर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इस बिजनेस को करूँगी. एक बड़ा अच्छा छोटा सा केस है, इंदिरा नूई. When she has taken the CEO of this Pepsi, at that time the turnover of Pepsi is $34.6 billion. Pepsi का turnover था. Within a year उन्होंने कुछ ऐसे decisions लिए थे, वो turnover $17.5 billion पे आया था. और उस decision में एक सबसे बड़ी चीज थी, earlier the outlet of Pizza Hut is owned by the Pepsi. उसने उसको सेल कर दिया था. ठीक है ना, उसको सेल क्यों किया था, क्योंकि उसको उन्होंने बोला, जब उनसे इंटरेक्शन हुआ कि व्हाई यू आर नॉट इन दिस पिज़्ज़ा हट बिजनेस, शी सेड कि इन दिस बिजनेस व्हाट हैपन, दिस इज मेनली एम्प्लॉय ड्रिवन बिजनेस. एम्प्लॉय ड्रिवन बिजनेस मीन्स वी रिक्रूट अ पर्सन, उसको ट्रेन करते हैं, वो अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन उस शॉप का मेन मैनेजर तक पहुंच जाता है 4 साल 5 साल में. अब क्या करेगा, उसको वो नेक्स्ट लेवल का जंप चाहिए, तो वो मेरे यहाँ से छोड़ेगा, वो किसी ना किसी 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल में शिफ्ट हो जाएगा. तो व्हाट वी बिकम, हम एक ट्रेनिंग टर्फ बन के रह गए. हम हर बार क्या करते हैं, एक आदमी को लेते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, वो हमारे बिजनेस में रहता है, फिर वो चला जाता है. तो मेरा जो पेप्सी का जो टर्नओवर है वो $34.5 बिलियन दिख रहा है, लेकिन मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम है. दैट्स व्हाई वी सोल्ड दिस बिजनेस एंड वी स्टार्टेड न्यू बिजनेस. जब न्यू बिजनेस की बात आई तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस था. उन्होंने बोला वी वर थिंकिंग कि यार पेप्सी आदमी कब पीता है, तो पेप्सी दोपहर में 12-1 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक पी सकता है ना. आप लंच
उसके बाद इवनिंग तक, डिनर तक, तब तक आप पेप्सी पी सकते हो। अब हमने सोचा रात को 12 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक का अगर मेरे को कुछ चाहिए बिजनेस तो मैं क्या करूं। देन दे एंटर्ड इन जूस बिजनेस। तब वो जूसेस लॉन्च हुए थे पेप्सी के, कि मेरे को 24 आवर्स रेवेन्यू चाहिए, कि मेरा प्रोडक्ट 24 आवर्स कंज्यूम होना चाहिए, तब मैं उस बिजनेस में जाऊं। तो अगर मान लीजिए हम किसी भी बिजनेस की बात करते हैं तो कई बार हमको कुछ बिजनेस से विड्रॉ करना चाहिए राइट टाइम पे, टर्नओवर हाई दिख रहा है, मार्जिन्स कम हो रही हैं, मेरे को मार्जिन के ऊपर काम करना है। तो जब मैं मार्जिन के ऊपर काम करूंगा तो जरूरी नहीं मैं मेरे वॉल्यूम्स को बढ़ाऊं। तो अगर आप आउटलेट पे जा रहे हो, आपको दो चीज़ों पे देखना है, मैं क्या उस कॉस्ट को हैंडल कर पाऊंगी। अगर वहाँ की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है एक आउटलेट से, एक आउटलेट की वहाँ की जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी, जो सैलरीज होंगी, मेरे रेवेन्यू मॉडल क्या होंगे, ठीक है 1 year 2 year इज अ गेस्टेशन पीरियड, आई डिसाइडेड कि 1 year 2 year क्या मेरे को उस ब्रांड का एडवांटेज उज्जैन में और ज़्यादा मिलेगा। बिकॉज नाउ आई एम मैंशनिंग इट कि आई एम हैविंग माई आउटलेट इन इंदौर ऑल्सो, आई एम हैविंग माई आउटलेट इन अदर सिटीज ऑल्सो, एंड द मोमेंट आई गो आउटसाइड द मध्य प्रदेश आई बिकम अ नेशनल ब्रांड। तो वो आपको एक, पहले जब तक सर्वे नहीं है हमारे पास कि रेवेन्यूज क्या होंगे मेरे पास, वहां से अगर मैं ऑपरेशनल कॉस्ट देखता हूँ, ऑपरेशनल कॉस्ट से घबराना नहीं है कि मतलब ठीक है 2 महीने 6 महीने साल भर लॉसेज हैं, फाइन 2 साल भी लॉसेज होंगे, वो 2 साल भी लॉसेज होंगे, बट आई एम श्योर अबाउट इट आफ्टर 2 years द थिंग्स विल बी डिफरेंट, क्योंकि मैं एक 5 years और एक 10 years के प्लान को लेके चल रहा हूँ। तो उस समय आपको एक एग्रेसिव प्लेयर बनना पड़ेगा, केवल एक आउटलेट पे नहीं रुकना पड़ेगा, आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। एक्चुअली आपने जैसे मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया, सो इन इटसेल्फ इज अ ब्रांड, सो now वी हैव आवर now it's a brand। नाउ सो आप मैट्रिक्स पर क्लाइंट्स का होता है कि मैट्रिक्स से ओके जाना है, वॉट एवर सर्विस दे गिव, देयर इज नो, they don't have any fear or anything, but if we have like my मैं name, आपको so पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा मैट्रिक्स का। वहाँ के जो पर्सन थे उन्होंने 2 साल में अपने अलग आउटलेट ओपन किए, उनके पास कस्टमर डेटाबेस था, उन्होंने उनको सबको व्हाट्सएप पे मैसेज शूट कर दिया, नाउ आई एम हैविंग माय ओन आउटलेट, देयर द मेंबरशिप यू आर पेइंग दिस मच अमाउंट, now 50% common, amount yeah. we are providing this service। I think this is the major problem right now in our field। this is the challenge। वो ऑन स्पॉट रहते हुए भी हो जाता है आउट, इसलिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसके आउटलेट पे गए तो वो आउटलेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीरियर आपके आउटलेट से मैच नहीं कर पा रहा। इसलिए आपको मॉल में आप क्यों जा रहे हो, मॉल में आप केवल एक चीज के लिए जा रहे हो, मैं अपनी शॉप बनाऊंगा तो उस पूरी शॉप को ऐसा लुक नहीं दे पाऊंगा, और देने जाऊंगा तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी, इसलिए मैं मॉल में गया। सो एक्चुअली बहुत सारे आइडियाज हैं नाउ व्हाट के आगे मेरे पास, पर आई वांट टू एग्जीक्यूट इट, सो We'll आई discuss नीड एन अभी गाइडेंस थोड़ा सा, सो वो मुझे, हाँ वही मैं बोल रही हूँ, मैं इवन आई कैंट, आई नो टाइम इज नहीं, आई एम जस्ट गिविंग वन लाइन कि आइडियाज़ बहुत है, बट हाउ टू एग्जीक्यूट के लिए मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए, सो जस्ट लेट अस नो कि हम कैसे गाइडेंस ले सकते हैं, बता दीजिएगा बाद में आप कि हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं हाँ, कभी भी, बिकॉज ठीक है। दिस इज समथिंग एन That's एरिया what। जहाँ पर जो मैम ने बोला था कि डिस्काउंट, नो नॉट इवन अ डिस्काउंट, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस, बिकॉज Okay। दिस इज समथिंग आवर एरिया वेयर वी आल्सो फील प्राउड टू बी एसोसिएट विद सच टाइप ऑफ Okay, okay। इंस्टीट्यूट्स So, और एसोसिएशंस आप लोग के साथ। Thank you। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for the wonderful session. Now, I request Dr. Sarita Mehra, ma'am, Principal, College of Law, to extend vote of thanks. Thank you, Anusha ma'am. Honorable Chief Guest, Dr. Janak Patla ma'am, respected Rajesh sir, respected Kale sir, Senior Professor of Savir Campus, respected Dr. Vivek Kushwaha sir, Director of IPS Academy, Indore, respected Vishal V. Soni sir, Director of IPS Academy, Savir Campus, and my all faculties and entrepreneur women's, most welcome। मैं आपके सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और तहे दिल से हमारे डॉक्टर विवेक कुशवाहा सर का धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आपके लिए इतनी सारी चीज़ें बताई, डिफरेंट फील्ड्स में आपको हेल्प बताई कि किस तरीके से कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे चाय वाले से लेकर के आपके सैलून तक सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैनी थैंक्स टू डॉक्टर विवेक कुशवाहा सर। अ बिग क्लैप फॉर डॉक्टर विवेक कुशवाहा सर। Thank you so much. Now it's a break for lunch.
We will join again at 2:20 sharp. We will join again half an hour after half an hour. So I request everyone to proceed for lunch. Thank you. The session will resume at sharp 2:20.